नमस्कार दोस्तों। आज प्रश्न एस्ट्रोलॉजी में सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था कि मूक या मुष्टि प्रश्न को हम किस तरीके से जानेंगे कि कोई भी जातक हमारे पास आया और उसने कुछ भी नहीं पूछा, चुपचाप आकर बैठ गया और हमें ये जानना है कि वो किस विषय से रिलेटेड या किस भाव से रिलेटेड प्रश्न को लेकर आया है। तो मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी या आधुनिक तरीका मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था। आज मैं इसका क्लासिकल प्रिंसिपल एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसा कि प्रीवियसली मैंने बताया है कि सभी तरह के प्रश्नों को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वो होते हैं, प्रश्न रिलेटेड होंगे मेटल या धातु से, मूल या वेजिटेशन से, और तीसरा पार्ट है जीव या लिविंग ऑब्जेक्ट से। तो धातु में वो सभी चीज़ें आती हैं, मिनरल्स जो कि अर्थ के अंदर निकलती हैं। मूल में जो भी आपकी ज़मीन में पैदा होती हैं, लाइक रूट्स, वेजिटेशन या वुड, लकड़ी वगैरह आ जाती हैं। और जीव में जो भी आपके लिविंग बीइंग्स हैं, जीवित लोग हैं, जितने भी सजीव लोग हैं, लाइक एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए या एक्वेटिक लाइफ होगी, ये सभी आपका जीव या लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर आता है। अब कोई भी नेटिव आया तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, एज पर क्लासिकल प्रिंसिपल्स हम कैसे पता करेंगे कि वो उसका क्वेश्चन किस भाव और किस विषय से रिलेटेड है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो इसके 5 मेन कॉम्बिनेशंस हैं। मैं कोशिश करूँगा कवर अप करने की, और यदि वीडियो लंबा होगा तो इसको मैं 2 पार्ट्स में लूँगा। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, जो लोग आचार्य वगैरह की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मैं जितने बताऊंगा वो सारे कॉम्बिनेशन उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, उनको थोड़ा ब्रीफ में करके भी वो लिख सकते हैं। तो शुरू करता हूं मैं। सबसे पहला प्रिंसिपल होता है बेस्ड ऑन द राइजिंग साइन। आपको लग्न देखनी है जो प्रश्न कुंडली की है, जिसे हम राइजिंग साइन बोलेंगे। तो प्रश्न कुंडली की लग्न पर आप फोकस करेंगे, इस भाव के ऊपर, और इस भाव के अंदर कौन कौन से साइन राइज कर रहे हैं उसके बेस पे हम प्रश्नों को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, यदि लग्न के अंदर सूर्य, सन या मार्स का साइन राइज कर रहा हो, सूर्य का साइन 5 हो गया और मार्स का 1 और 8, ये साइन यदि राइज कर रहे हो और इस लग्न को मार्स और सूर्य मतलब उनके स्वामी एस्पेक्ट कर रहे हो, मतलब मार्स और सूर्य सन के साइन राइज कर रहे हैं, उन्हीं के स्वामी एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन धातु या मेटल से रिलेटेड होगा। सेकंड पॉइंट, यदि इसमें मरकरी और सैटर्न के साइन, बुध या शनि के साइन राइज कर रहे हैं लग्न के अंदर, तो मरकरी के साइन का मतलब हो गया 3, 6, और शनि के साइन का मतलब हो गया 10 और 11, यदि लग्न में राइज कर रहे हैं और उन्हें उनके लॉर्ड या स्वामी एस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब सैटर्न यदि शनि का साइन राइज कर रहा है तो उसे सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, बुध का साइन राइज कर रहा है तो उसे बुध या मरकरी एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो क्वेश्चन रिलेटेड होएगा, वेजिटेशन या मूल चिंता से रिलेटेड प्रश्न हो जाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि लग्न के अंदर आपके बाकी तीनों प्लैनेट्स, मतलब वीनस के साइन, शुक्र के साइन 2 और 7, बृहस्पति या गुरु के साइन 9 और 12, या चंद्रमा का साइन 4 राइज कर रहा हो लग्न के अंदर और उन्हें उनके स्वामी एस्पेक्ट कर रहे हो, लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहे हो, लाइक 9 एंड 12 है तो उसको जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, 2 एंड 7 है तो उसको वीनस या शुक्र एस्पेक्ट कर रहा है, और 4 है तो उसको मून एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो क्वेश्चन रिलेटेड होगा लिविंग थिंग से या जीव चिंता से रिलेटेड होगा। तो पहला मैंने एक कंसेप्ट बताया कि हम किस तरीके से पता करेंगे कि प्रश्न किस चीज़ से रिलेटेड है, ऑन द बेसिस ऑफ राइजिंग साइन। दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट, राइजिंग साइन पे बेस्ड कंसेप्ट ही मैं बता रहा हूँ अभी। दूसरा, राइजिंग साइन पे बेस्ड ही एक दूसरा कंसेप्ट है, वो है मूवेबल राइजिंग साइन। यदि राइजिंग साइन चर हो, मतलब राइजिंग साइन में यदि राशि हो जाए 1, 4, 7, 10, इन चारों में से कोई भी राशि है, और नवांशा हो आपका उसका 6, 7, 8, 9, मतलब 20 डिग्री से ज़्यादा हो। नवांशा 7, 6, 7, 8, 9 का मतलब आपका 16 डिग्री
40 मिनट्स के बियॉन्ड। तो नवांशा 6, 7, 8, 9 हो और राइजिंग साइन 1, 4, 7, 10 हो तो वो प्रश्न रिलेटेड होगा लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा या मिसिंग पर्सन, खोए हुए व्यक्ति से रिलेटेड प्रश्न होगा। तो राइजिंग साइन का ये दूसरा कंसेप्ट है जिसे आप नोट कर सकते हो, एग्जाम में लिख भी सकते हो कि लग्न में 1, 4, 7, 10 साइन राइज कर रहा हो, मतलब चर राशि या मूवेबल साइन राइज कर रहा हो, मगर उसकी जो डिग्रीज हो, मतलब उसका जो नवांशा हो वो आपका 6, 7, 8 और 9 होना चाहिए, मतलब 16 डिग्री 40 मिनट से ज़्यादा है। तो आप जैसे ही देखोगे कि 1, 4, 7, 10 में से कोई साइन है और नवांशा इससे ज़्यादा आ रहा है तो आप कहेंगे द प्रश्न रिलेटेड होगा मिसिंग पर्सन और लॉन्ग जर्नी से रिलेटेड। अब आइए हम थर्ड कंसेप्ट की यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ऑड और इवन राइजिंग साइन के केस में और नवांशा के बेस पे हम इसे प्रेडिक्ट करेंगे कि यदि ऑड साइन राइज कर रहा है लग्न में, ऑड साइन का मतलब हो गया 1, 3, 5, 7, 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11 साइन यदि लग्न में राइज कर रहा है। अब उसका नवांशा देखेंगे, इनमें से कोई भी साइन राइज कर रहा है और नवांशा देखा आपने, आप ऐसे कर लीजिए इसको डिवाइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नवांशा हो सकते हैं। तो लग्न के अंदर आपका ऑड साइन राइज कर रहा है, कोई सा भी ऑड है, यदि वो 1, 4 या 7 नवांशा में है, नवांशा का मतलब उसकी लग्न की डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट्स तक है तो फर्स्ट नवांशा में हो गया, 10 से 13 डिग्री 20 मिनट्स तक है तो फोर्थ नवांशा में हो गया, 20 से 23 डिग्री 20 मिनट तक है तो वो 7th नवांशा में हो गया। यदि फर्स्ट 4 और 7th नवांशा में है तो वो क्वेश्चन रिलेटेड होगा मेटल या धातु से। दूसरे 5वें और 8वें नवांशा में है तो क्वेश्चन रिलेटेड होगा वेजिटेबल या मूल से। तीसरे, छठे और 9वें नवांशा में है लग्न तो वो प्रश्न रिलेटेड होगा जीव चिंता से, लिविंग बीइंग से। तो क्या करना है, हमें देखना है कि लग्न में ऑड साइन राइज कर रहा है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 1, 3, 5, 9, 7, 11 और उस साइन का आप नवांशा देख लीजिए। यदि उस साइन का नवांशा 1, 4, 7 है तो प्रश्न रिलेटेड हो गया आपका मेटल से या धातु से। 2, 5, 8 है तो प्रश्न रिलेटेड होगा मूल या वेजिटेबल से, और 3, 6, 9 है तो क्वेश्चन रिलेटेड हो गया आपका जीव चिंता या लिविंग बीइंग से। अब दूसरा केस कि लग्न सपोज इवन की जगह, ऑड की जगह इवन हो जाए, सम राशि की लग्न हो जाए। सम राशि की लग्न हो जाती है 2, 4, 6, 8, 10 और 12, 2, 6, 8, 10, 12। तब क्या करना है, ये एज इट इज ही रखना है, ऑर्डर बस जस्ट चेंज हो जाएगा कि जो आपका धातु का ऑड साइन के केस में 1, 4, 7 था, इवन साइन के केस में 3, 6, 9 धातु हो जाएगा। दूसरा 5वां 8वां नवांश है ये सेम रहेगा मूल, और 1, 4, 7 अब जीव चिंता या लिविंग बीइंग से रिलेटेड हो जाएगा। तो इवन साइन में जस्ट उल्टा हो जाता है ऑड साइन से। ऑड साइन में पहला, चौथा और 7th नवांश है तो क्वेश्चन रिलेटेड होगा मेटल से, दूसरा 5वां 8वां है तो क्वेश्चन रिलेटेड होगा मूल से, और तीसरा 6ठा 9वां है तो क्वेश्चन रिलेटेड होगा जीव चिंता से। मगर यदि इवन साइन लग्न में है तो 3, 6, 9 आपका हो जाएगा धातु से, 2, 5, 8 मूल से हो जाएगा, और 1, 4, 7 लिविंग बीइंग से हो जाएगा। मतलब 1, 4, 7 और 3, 6, 9 नवांशा में ये इंटरचेंज हो जाते हैं। ये कंसेप्ट है ऑड और इवन राइजिंग साइन के बेस पर। तो ये मैं 3 प्रिंसिपल्स बताए हैं ऑन द बेसिस ऑफ राइजिंग साइन। चौथा प्रिंसिपल आ जाएगा इसमें ऑन द बेसिस ऑफ राइजिंग साइन, वो होगा राइजिंग ड्रैकेना, ड्रेसकोन। तो राइजिंग ड्रेसकोन या ड्रैकेना के बेस पे हम कैसे देखेंगे, देखिए। अब ड्रैकेना आपको पता है 3 हो सकते हैं, 0 से 10 डिग्री मीन्स फर्स्ट ड्रेसकोन, 10 to 20 मीन्स सेकेंड, 20 to 30 का मतलब हो गया थर्ड ड्रेसकोन। तो जो लग्न राइज कर रही होगी इन तीनों में से किसी न किसी ड्रेसकोन में राइज कर रही होगी। तो लग्न की डिग्री यदि 0 से 10 डिग्री है तो फर्स्ट ड्रेसकोन हो गया, क्वेश्चन रिलेटेड हो जाएगा मेटल से। सेकंड ड्रेसकोन है तो वो 10 to 20 डिग्री हो गया, क्वेश्चन रिलेटेड हो गया आपका मूल या वेजिटेशन से। और थर्ड ड्रेसकोन है तो क्वेश्चन
मतलब 20 से 30 डिग्री लग्न राइज हो रही है तो क्वेश्चन हो जाएगा जीव से रिलेटेड। ये भी एक कंसेप्ट है। तो राइजिंग लग्न के बेस पे मैंने आपको 4 कंसेप्ट अभी बताए हैं। सेकंड, अब हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसी में, मुष्टि प्रश्न या मूक प्रश्न में राइजिंग साइन के बेस पे हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे नवांशा ऑफ प्लैनेट एंड देयर एस्पेक्ट। इस पे आचार्य कोर्स में इंडिपेंडेंटली क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। बुक्स में वो थोड़ा उतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसे ज़रा नोट कर लें कॉपी के अंदर, और मैं जैसे बताऊंगा उस तरीके से इसे समझें। इसमें हमें क्या देखना, सबसे पहले आपको बर्थ वो प्रश्न कुंडली देखनी है और साथ में उसकी नवांश कुंडली भी बना लेनी है। D9 चार्ट बना लीजिए, D1 चार्ट हो गया आपका, प्रश्न कुंडली और नवांश कुंडली बना ली। अब क्या करना है आपको, प्रश्न कुंडली में हमें देखना है कि कोई प्लैनेट, कोई भी ग्रह 1, 5 या 9वें हाउस को देख रहा है क्या, तीनों में से किसी को भी देख रहा हो, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, उस ग्रह को पिक कर लीजिए कि वो ग्रह पहले 5वें और 9वें घर को देखना चाहिए, पहली कंडीशन है। द फर्स्ट कंडीशन जब हम देखेंगे इसमें नवांश के बेस पे, बुक में बहुत डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप जो भी बुक पढ़ोगे इतना डिटेल में नहीं है, मैं थोड़ा सा इसमें टाइम ले सकता हूँ आपका, तो इसको ध्यान से आप नोट कर लें। मेरा पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि लग्न या 5th हाउस या 9th हाउस को एक प्लैनेट देखना चाहिए, ये तो पहली कंडीशन होगी। उसी प्लैनेट के बारे में बात करेंगे अब। तो फर्स्ट कंडीशन कॉमन है, बाकी बदल जाएंगी। द प्लैनेट इज एस्पेक्टिंग फर्स्ट हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस। अब नवांशा से रिलेटेड है अगली 2 कंडीशंस कि जो लग्न है उस प्रश्न कुंडली की, वो उसी प्लैनेट के नवांशा में होनी चाहिए। सपोज जैसे मार्स किसी चार्ट में देख रहा हो, मैं एग्जांपल के लिए ऐसा ले रहा हूँ, एक्यूरेसी मत चेक करने लग जाना। ये मार्स है, यहाँ पर मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो मार्स यहाँ प्लेस कर दिया, तो देखिए इसको देख रहा है 5th हाउस को, तो 1, 5, 9 में से किसी एक या एक से ज़्यादा को वो देखना चाहिए। अब हम मार्स के बेस पे देखेंगे कि लग्न जो है वो मार्स के ही नवांशा में चली जाए, लग्न मार्स के ही नवांशा में चली जाए। यहाँ पे सपोज मैं 2 डिग्री लगा देता हूँ लग्न की, लग्न सपोज इसकी 2 डिग्री पे, यही चार्ट कंसीडर कर लिया, तो आप ध्यान से देखोगे लग्न एरीज साइन में चली जाएगी, तो मार्स के नवांशा में ही चलेगी लग्न। ये एक कंडीशन है। लग्न इज ऑल्सो इन द नवांशा ऑफ मार्स, और मार्स खुद भी अपने ही नवांशा में हो, वो प्लैनेट भी अपने ही नवांशा में हो। यहाँ पे यदि मैं इसको 6 डिग्री पे रख दूँ मार्स को, तो आप देखोगे खुद के ही नवांशा में चला जाएगा। तो 3 कंडीशंस यहाँ पे हम देख रहे हैं। मैंने मार्स को इसी पर्टिकुलर चार्ट में, आप इसका D9 बना लेना, तो आप देखोगे कि लग्न भी मार्स के नवांश में चलेगी और मार्स खुद भी अपने ही नवांश में चला गया। तो पहली कंडीशन है द प्लैनेट मस्ट एस्पेक्ट 159। अब लग्न भी उसी प्लैनेट के नवांशा में है और वो खुद प्लैनेट भी अपने ही नवांशा में है, तो वो पहला केस हो गया। क्वेश्चन रिलेटेड होगा मेटल के, ये एग्जाम में आएगा, इसको थोड़ा सीरियसली नोट कर लेना कि एक प्लैनेट इज एस्पेक्टिंग फर्स्ट, 5th एंड 9th हाउस, एंड जो एस्पेक्टिंग प्लैनेट है वो खुद अपने नवांशा में चला जाता है, लग्न भी उसी के नवांशा में चली जाती है, तो प्रश्न रिलेटेड होगा मेटल के। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि मार्स जो एस्पेक्ट कर रहा है वो आपका 159 को एस्पेक्ट कर रहा है, लग्न भी यहाँ पे यदि 2 डिग्री ले रहा हूँ मैं एरीज लग्न, तो वो उसकी नवांशा लग्न मार्स की हो जाएगी, और मार्स की मैं एक्वेरियस में 6 डिग्री ले रहा हूँ, तो वो अपने ही साइन में चला जाएगा। नाउ सीधा सेकंड वन केस। अब मेटल कौन सी होगी वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, पर वो धातु से रिलेटेड प्रश्न होगा। दूसरे केस में वो प्लैनेट 159 को एस्पेक्ट कर रहा है, ये एसेंशियल कंडीशन है, और लग्न उसके नवांशा में नहीं है और प्लैनेट भी अपने नवांशा में नहीं है, मतलब दोनों ही। लग्न इज ऑल्सो इन नॉट इन द नवांशा ऑफ दैट वन पर्टिकुलर प्लैनेट, और प्लैनेट इटसेल्फ इज ऑल्सो नॉट इन इट्स ओन नवांशा। तो ये सेकंड वन केस हो गया। इस केस में जो प्रश्न होगा वो रिलेटेड होगा मूल से। सेकंड केस में प्रश्न होगा कि द लग्न भी अपने नवांशा में नहीं है और प्लैनेट भी अपने नवांशा में नहीं है, दोनों ही उसके नवांशा में नहीं है।
तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब जैसे यहीं मैं इसको एग्जांपल भी बता देता हूँ, आप देखना चाहते हो तो मार्स यहीं रखा हुआ है, मार्स को कहीं और प्लेस कर देते हैं हम, 9 साइन में प्लेस कर देते हैं मार्स 12 डिग्री, 9 साइन में प्लेस कर दिया मार्स को, तो ये 9 साइन में प्लेस्ड है ही, तो हम इसको 9 साइन में मान लेंगे, एस्पेक्ट भी मान लेंगे, 1/5 में एस्पेक्ट हो, ये वहाँ पे प्लेस्ड हो, तो 9th हाउस में प्लेस्ड है। अब इसमें लगने की डिग्री सपोज हम 27 मान लें, तो 27 मान लेंगे, 27 मानिए 21 मान लीजिए लगने की डिग्री, 21 डिग्रीज। तो अब जो नवांशा लगन होगी वो मार्स की नहीं होगी, मंगल की नहीं होगी, ये आपका 7th नवांशा हो गया, तो शुक्र की लगन हो जाएगी, तो नवांशा लगन आपकी लिब्रा हो जाएगी। आप बना सकते हो 21 डिग्री एरीज के केस में। तो अब लग्न भी मार्स की नहीं है और मार्स खुद अपने नवांशा में भी नहीं जाएगा। तो ऐसे केस में जब एक प्लैनेट जो 1st, 5th और 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, लग्न उसके नवांशा में नहीं है, वो प्लैनेट भी अपने नवांशा में नहीं है, तो वो प्रश्न रिलेटेड होगा मूल या वेजिटेशन से। थर्ड वन कॉम्बिनेशन, तो थर्ड वन कॉम्बिनेशन के केस में वही प्लैनेट लेंगे जो 1/5 को एस्पेक्ट कर रहा है। अब इस केस में लग्न तो उसी प्लैनेट के नवांशा में चली गई, लग्न उसी प्लैनेट के नवांशा में चली गई, मगर वो खुद प्लैनेट अपने नवांशा में नहीं है। ये इसका मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए ये 1 साइन है और यहाँ पे ये देख लीजिए हम 28 डिग्री की लगन है, आप बना लीजिएगा इस चार्ट को। यहाँ पे 11 साइन के अंदर आपका जुपिटर बैठा हुआ है और जुपिटर की डिग्री ले ली हमने 15 डिग्री। लगन 28 डिग्री की है, जुपिटर 15 डिग्री है, तो जुपिटर देखिए 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, प्लैनेट इज एस्पेक्टिंग 1st, 5th और 9th हाउस। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो लग्न है ये आपके 9th नवांशा में चलेगी, तो आपकी नवांशा की लग्न जुपिटर की हो जाएगी, तो लग्न उस प्लैनेट के नवांशा में चलेगी। मगर जुपिटर यहाँ पे 15 डिग्री पर है एक्वेरियस में या धनु लग्न में, वो खुद के नवांशा में नहीं होगा। नवांशा आप बना लेना। ऐसे केस में प्रश्न रिलेटेड होगा जीव से या लिविंग बीइंग से। तो जो भी मैंने ये बताया है इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ। क्या कंडीशन होती है प्रश्न, मुख्य प्रश्न जानने की यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ नवांशा। हम देखेंगे कि जो प्रश्न कुंडली के अंदर एक ग्रह 1st, 5th और 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। अब उस ग्रह की बात कर रहे हैं, जो एस्पेक्ट कर रहा है उसी के बेस पर कोई न कोई एस्पेक्ट कर ही रहा होगा 1st, 5th और 9th हाउस को, ये ध्यान रखना। जनरली ऐसा होता नहीं है कि कोई भी एस्पेक्ट ना कर रहा हो। तो अब उस ग्रह को देख लीजिए। अब हम देखेंगे लग्न कुंडली के अंदर D9 के अंदर जो लग्न है D1 की, D9 के अंदर जो लग्न है नवांश चार्ट के अंदर, वो उस ग्रह की या उस प्लेनेट की साइन में गया है या नहीं गया है लग्न। यदि उस ग्रह की साइन में गया है पहला केस, या नहीं गया है दो पॉसिबिलिटी है। अब उस खुद प्लेनेट को देखिए वो अपने नवांशा में गया है या नहीं गया है। ये दोनों चीज़ें D9 चार्ट आप बना लीजिए, उससे 1 मिनट में पता चल जाएगी। अब लग्न भी अपने उसके उस प्लैनेट के नवांशा में चली गई और वो खुद प्लैनेट भी अपने नवांशा में चला गया, तो वो मेटल से रिलेटेड प्रश्न हो गया। लग्न भी उस प्लैनेट के नवांशा में नहीं गई और वो खुद प्लैनेट भी अपने नवांशा में नहीं गया, तो वो आपका मूल या वेजिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। लग्न तो उस प्लैनेट के नवांशा में गई है मगर खुद प्लैनेट अपने नवांशा में नहीं गया है, तो ये जीव से रिलेटेड प्रश्न होगा। तो ये सेकंड कॉम्बिनेशन जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो मूक प्रश्न से रिलेटेड 2 कॉम्बिनेशन अभी हमने डिस्कस किए। पहला ऑन द बेसिस ऑफ राइजिंग लग्न और सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ नवांशा ऑफ ए प्लैनेट एस्पेक्टिंग 1st, 5th एंड 9th हाउस। अब आता है थर्ड वन, एक कंसेप्ट है आपका प्रिंसिपल बेस्ड ऑन प्लैनेट्स। अभी तक हमने राइजिंग साइन के बेस पे प्रिंसिपल डिस्कस किया था और दूसरा प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था यहाँ पर
planet aspecting 1, 5 और 9 साइन नवांसा ऑफ ए प्लानट एंड देयर एस्पेक्ट, इसके बेस पर। अब प्रिंसिपल बेस्ड ऑन प्लैनेट्स में इसमें फिर 4-5 कॉम्बिनेशंस हैं। तो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन प्लैनेट्स में जो फर्स्ट वन जो कंसेप्ट आता है, प्लैनेट्स मतलब ग्रहों के बेस पर है। जब भी कोई भी प्लैनेट लग्न को एस्पेक्ट करता है और क्लोज डिग्री में एस्पेक्ट करता हो, कोई भी प्लैनेट लग्न को एस्पेक्ट कर रहा हो क्लोज डिग्री में, मतलब लग्न की जो डिग्री है उसके आसपास ही उस प्लैनेट की भी डिग्री हो, तो जो प्रश्न होगा उस प्लैनेट के कारकत्व या उसकी लॉर्डशिप से रिलेटेड होगा। सपोज यहाँ पर आपको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं 7th हाउस के अंदर सैटर्न। इसकी एरीज साइन में लगने की डिग्री सपोज 10 डिग्री है और सैटर्न की डिग्री भी 10 ही डिग्री है, या 8 डिग्री है, 9 डिग्री है, तो क्लोज डिग्री एस्पेक्ट कर रहा है। तो प्रश्न रिलेटेड होगा जो ये प्लैनेट जो लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है क्लोज डिग्री में, जो भी क्लोजेस्ट डिग्री में एस्पेक्ट कर रहा होगा, एक से ज़्यादा भी एस्पेक्ट कर सकते हैं, उसके खुद के कारकत्व या उसकी लॉर्डशिप। तो शनि के कारकत्व से रिलेटेड होगा, या इस केस में वो आपका 10th या 11th हाउस से रिलेटेड प्रश्न होगा। ये पहला कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन, तो फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया आपको। सेकंड कॉम्बिनेशन देखते हैं, कौन सा प्लैनेट है जो कि एस्पेक्ट कर रहा है और इसके बेस पे क्या क्वेरी होगी, ये हम देखेंगे। जो लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है उससे रिलेटेड क्या क्वेरी होगी, ये तो मैंने बता ही दिया कि उस प्लैनेट से रिलेटेड होगा प्रश्न, और उन हाउसेस से रिलेटेड होगा जिसकी उस प्लैनेट के पास लॉर्डशिप है। अब सपोज मून और मरकरी एस्पेक्ट कर रहे हैं, इसमें जो लग्न को जो एस्पेक्ट कर रहे हैं वो मून और मरकरी हैं, तो वो क्वेश्चन रिलेटेड होगा यंग अनमैरिड बॉय और गर्ल। जो अनमैरिड बॉय और गर्ल है, यूथ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। यदि सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, जो मैंने भी एग्जांपल लिया था, सैटर्न यहाँ पे प्लेस कर दिया, वो एस्पेक्ट कर रहा है 7th हाउस में बैठ के। सैटर्न तो और भी जगह से एस्पेक्ट कर सकता है, 11th हाउस से भी कर सकता है लग्न को। तो क्वेश्चन रिलेटेड होगा ओल्ड मैन और लेडी, किसी बुजुर्ग औरत या आदमी से रिलेटेड प्रश्न होगा। यदि लग्न को एस्पेक्ट सन और जुपिटर मतलब सूर्य या बृहस्पति कर रहे हो, तो किसी एडल्ट पर्सन से रिलेटेड प्रश्न होगा 18 ईयर एंड अबव। और शुक्र यदि एस्पेक्ट कर रहा हो तो अगेन ये किसी यंग पर्सन से रिलेटेड प्रश्न होगा। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ एस्पेक्ट ऑफ ए प्लैनेट, जब कोई भी प्लैनेट लग्न को एस्पेक्ट कर रहा हो तो जो प्रश्न रिलेटेड टू दैट प्लैनेट होगा और उस प्लैनेट से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं वो मैंने अभी आपको बताई है, और उसकी लॉर्डशिप से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा, पॉइंट नंबर 3 है प्लैनेट इन 7th हाउस। 7th हाउस में जो प्लैनेट है उसके बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं कि जो क्वेरिस्ट है, जो हमारे पास प्रश्न लेकर आया है, वो किस तरह की फीमेल के बारे में क्वेरी करना चाहता है। 7th हाउस में जो प्लैनेट है, यदि हमें पता चल गया फीमेल से रिलेटेड क्वेरी कर रहा है, तो 7th हाउस के प्लैनेट से यहाँ पर जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है हमें पता चल जाएगा कि वो किस तरीके की फीमेल के बारे में क्वेरी करना चाहता है। 7th हाउस के अंदर प्लैनेट है। यदि 7th हाउस में आप सन, वीनस और सैटर्न को बिठा दो, सन, वीनस और सैटर्न, तो वो एक फीमेल के बारे में क्वेरी करेगा जो उसकी अपनी खुद की नहीं है। जुपिटर बैठा हुआ है यदि 7th हाउस में, तो अपनी वाइफ के बारे में क्वेरी करेगा। मून और मरकरी बैठा हुआ है तो वो किसी भी एक अच्छी भद्र महिला के बारे में क्वेरी करेगा। राहु और केतु बैठे हुए हैं, और सैटर्न भी समटाइम्स हम ले लेते हैं, सैटर्न, राहु एंड केतु, मतलब सैटर्न के साथ राहु भी आ जाए और केतु में से कोई भी आ जाए सैटर्न के साथ, तो वो अबाउट ए वुमेन ऑफ लोअर कास्ट। अब ये एप्लीकेबल है या नहीं, ये एक अलग चीज़ है। वुमेन ऑफ लोअर कास्ट आजकल एप्लीकेबल उतना होता नहीं है, पर इन जनरल आप कह सकते हो कि लोअर स्टेटस की वुमेन बोल सकते हो आज के केस में, उसके बारे में क्वेरी करेगा। वन मोर कंसेप्ट यहाँ पर, जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होकर 7th हाउस में आ जाए, मतलब ऑब्वियसली वो 8th हाउस से आएगा और रेट्रोग्रेड होकर 7th हाउस में आ गया, तो हम कह सकते हैं कि कोई पर्सन जो अब्रॉड गया हुआ है
वो वापस लौट आएगा। और यदि वो आपका वापस नहीं आता रेट्रोग्रेड होने पर, वो सॉरी रेट्रोग्रेड तो हुआ मगर वो 7th हाउस में वापस नहीं आया, 8th हाउस में रेट्रोग्रेड होकर वो 7th हाउस में है, तो कोई पर्सन अब्रोड गया है वो वापस आ जाएगा, मगर वो वापस नहीं आया तो वो पर्सन वापस नहीं आएगा। अब नेक्स्ट इसी में एक कॉम्बिनेशन है, एज कैसे हम सर्टेन करेंगे कि जिस पर्सन से रिलेटेड प्रश्न है उसकी क्या एज होगी, तो वो हम डिसाइड कर सकते हैं। दिस द 4th वन कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल बेस्ड ऑन प्लैनेट्स। एज हम डिसाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ मून। मून का क्या लॉन्गिट्यूड है उसके बेस से हमें पता चलेगा कि जिस पर्सन से रिलेटेड आपकी क्वेरी है वो जहाँ तक जो क्वेरी लेके आए आपके पास वो क्या एज होगी। यदि लॉन्गिट्यूड ऑफ मून 0 से 6 डिग्रीज हो तो वो बहुत यंग होगा, मतलब जिसके रिलेटेड क्वेरी है उसकी एज 12 ईयर तक होगी। लॉन्गिट्यूड ऑफ मून यदि 7 से 12 डिग्री हो जाए तो यंग अनमैरिड होगा, मतलब उसकी एज होगी अराउंड 20 ईयर्स, 12 से 20 साल के बीच में। पर्सन 13 यदि लॉन्गिट्यूड ऑफ मून 13 से 18 डिग्री है तो एडल्ट होगा, उसकी एज होगी 20 to 40 ईयर्स। लॉन्गिट्यूड ऑफ मून 19 से 24 डिग्री है तो एडवांस एज का होगा 40 to 60 ईयर्स, जिसे हम प्रोड बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूड ऑफ मून 24 to 30 डिग्रीज है तो ओल्ड एज होगा, मतलब बियॉन्ड 60 ईयर्स। एज हम सन के प्लेसमेंट के बेस पे भी बता सकते हैं। एज कैन ऑल्सो बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द सन। अब सन के प्लेसमेंट के बेस पर हम किस तरीके से एज डिसाइड करेंगे कि जिस पर्सन से रिलेटेड प्रश्न है उसकी एज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ सन हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे। कि हम देख लेंगे सूर्य कहाँ पर प्लेस्ड है। लगने से आप देखेंगे कि सूर्य कितने हाउसेज एडवांस हो चुका है, और वो क्लॉकवाइज देखना है आपको, क्योंकि सूर्य हमें पता है इस तरीके से चलता है। तो लग्न से कितने हाउसेज चला गया है, लग्न से 10th हाउस, 7th हाउस, 4th हाउस, इन दिस ऑर्डर में। जैसे लाइक सन 11th हाउस में और 10th हाउस में है तो पर्सन की जो एज होगी वो यंग होगा, अराउंड 15 ईयर होगा, मतलब यहाँ से चल के यहाँ तक आए तो प्रश्न आपको होगे कि वो अराउंड 15 ईयर तक होगा। यदि वो 7th हाउस के आसपास हो गया तो मिडिल एज में होगा, अराउंड 35 to 40 ईयर कह सकते हैं हम। यदि सन की पोजीशन यहाँ पे है 4th हाउस के अंदर है तो आप कहोगे कि वो 60 ईयर्स के आसपास होगा। तो इन जनरल हम इस तरीके से निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सन कि क्या नेटिव की एज होगी। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, वो डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट पर कि वो नेटिव जो लेकर है वो मुख्य प्रश्न किससे रिलेटेड है। तो हम स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट देखेंगे और उसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट देखने के बहुत सारे तरीके हैं। यदि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट यदि प्रश्न चार्ट के अंदर मार्स है तो वो प्रश्न खुद के बारे में होगा। क्लासिकल व्यू का हिसाब बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अदर व्यूज़ में ब्रदर के बारे में भी होता है, मगर क्लासिकल व्यूज़ में यदि वो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट मार्स है तो वो खुद के बारे में होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट जुपिटर है तो वाइफ और सम वुमेन के बारे में प्रश्न होगा। मून है तो मदर के बारे में होगा। वीनस है तो खुद की फैमिली के बारे में होगा। मरकरी है तो ब्रदर के बारे में होगा। सन है तो फादर के बारे में होगा। सैटर्न और राहु केतु हैं तो एनिमीज़ के बारे में होगा। इसमें नॉर्मली जो जिसके सिग्निफिकेशंस हैं वो ये हैं, केवल एक मार्स हम ब्रदर एंड सिस्टर का सिग्निफिकेशन मानते हैं, तो मार्स एग्जाम में आ जाता है तो आप लिख सकते हो ब्रदर और सिस्टर या हिमसेल्फ। जुपिटर जनरली हम वाइफ नहीं मानते यहाँ पर इसमें कॉम्बिनेशन जुपिटर के केस में वाइफ और वुमेन दे रखा है। और वीनस हिज फैमिली। मून हमें पता है मदर का कारक है, मून स्ट्रॉन्ग है तो मदर से रिलेटेड होगा। मरकरी ब्रदर का भी हम मान लेते हैं, कजन वगैरह का, मरकरी का ब्रदर होगा। सन के केस में फादर है। अब नेक्स्ट आएगा यदि स्ट्रॉन्ग प्लैनेट किस हाउस में है, उसके बेसिस पे हम और प्रेडिक्शन दे सकते हैं प्रश्न किस चीज़ से रिलेटेड होगा। यदि स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट है आपका वो यदि लग्न में है तो प्रश्न रिलेटेड होगा सेल्फ के। सेकंड हाउस में हो गया तो वो क्लोज फैमिली से रिलेटेड होगा। इन्हें आप कॉमन सेंस से लिख सकते हो कि हमको पता है कि लग्न सेल्फ को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड हाउस फैमिली को रिप्रेजेंट करती है।
स्ट्रोंगेस्ट प्लैनेट थर्ड हाउस में चला गया तो वो यंगर को बोन्स के साथ, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, छोटे बहन भाई। फोर्थ हाउस में चला गया तो वो मदर और सिस्टर से रिलेटेड होगा। थर्ड हाउस में केवल यंगर ब्रदर दिया हुआ है और फोर्थ हाउस में मदर एंड सिस्टर। फिफ्थ हाउस में यदि स्ट्रोंगेस्ट प्लैनेट है तो क्वेश्चन रिलेटेड टू चिल्ड्रन होगा। सिक्स्थ हाउस में है तो वो इट इज़ रिलेटेड टू एनिमी या दुश्मनों से रिलेटेड होगा। सेवन्थ हाउस में स्ट्रोंगेस्ट प्लैनेट है तो वाइफ से रिलेटेड होगा। एट्थ हाउस में है तो एक क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ हो जाएगा। नाइन्थ हाउस में है तो फादर से रिलेटेड होगा या धर्म या रिलीजन से रिलेटेड होगा। टेंथ हाउस है तो प्रोफेशन या कर्मा से रिलेटेड होगा। 11th हाउस में है तो एल्डर को बोन्स, बड़े बहन भाई से रिलेटेड होगा। और 12th हाउस में है तो वो अपोनेंट या एनिमी से रिलेटेड होगा। इस तरीके से हम इनका प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। मूक प्रश्न के एक दो कॉम्बिनेशंस और हैं, वो मैं आपको कमिंग क्लासेस में एक्सप्लेन करूँगा। तो आई होप आपको इन कॉम्बिनेशंस को आप आराम से नोट करना है और कुछ कुछ कॉम्बिनेशन याद कर लें तो वो आपको एग्ज़ाम में भी काम आ जाएंगे और वैसे भी आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं मूक प्रश्न में। आप सभी का यहाँ तक रुके रहने के लिए धन्यवाद। रेमेडीज़ वगैरह यदि आपको चाहिए या आपके किसी मिलने वाले को ज़रूरत हो मंत्र बेस्ड, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसी पर उन्हें कन्वे कर दूंगा। आपको यदि वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।